हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ फाउंडेशन का जो 40 मार्क्स का आपका टॉपिक है उसका चैप्टर नंबर 4 लेंगे, जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। आई होप कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड था, समझ में आया होगा। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर 4 क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इन चैप्टर्स में आपस में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के बाद सेकंड ज़रूरी है, थर्ड ज़रूरी है। टॉपिक वाइज ईजीली जो समझ में आ सके उस अकॉर्डिंग हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर इन योर माइंड बेटा कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो फाउंडेशन में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी इंस्टीट्यूट पे आप फीस देके फंस गए हैं, नई फैकल्टीज़ पढ़ा रही है, बहुत सी जगह है फैकल्टीज़ पढ़ा रही है, उनको पता ही नहीं है, पहली बार हाथ में बुक लिए कि क्या होता है, चैप्टर रीड आउट कर रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि आप जो वो पढ़ाएंगे वो आप पढ़ लोगे, आप उसका विरोध नहीं करोगे। ठीक है, आपने पैसा दिया है बट उसके बदले में वैल्यू लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माई चैनल इज़ कम्प्लीटली फ्री। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को हमेशा फेवर मिले और वो अच्छे से अच्छा कर सके। इसीलिए बेटा, अगर आपके कोई और साथी भी हैं जो फंस गए हैं, कहीं फ़ीस देकर नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद दैम ऑल्सो, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। क्रूशल सब्जेक्ट है, अच्छे से समझिएगा। चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ। अब ये एक चैप्टर जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर बिजनेस ग्रोथ, ये है किस बारे में? बेसिकली इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि भाई पॉलिसीज़ होती क्या है, व्हाट इज़ पॉलिसी। तो आप लोगों ने 12th BST में टाइप्स ऑफ प्लान में भी पढ़ा है पॉलिसी होती है क्या, जनरल गाइडलाइंस है कि भैया किस तरह से डिसीजन लिए जाएंगे। इस चैप्टर में पॉलिसीज़ के बाद हमको बताया गया है किसके बारे में बेटा, पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में। अब ये पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, पूरे चैप्टर में इसी के बारे में आपको देखने को मिलेगा। What is public policy? Public policy, simply speaking, means what government decided. It is related with what government decided to do or not to do. वो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि उनको करनी है, या वो चीज़ें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि नहीं करनी है, वही हमारे लिए क्या कहलाता है, पब्लिक पॉलिसी कहलाता है। क्या कहलाएगा वो बेटा, पब्लिक पॉलिसी। अब पब्लिक पॉलिसी जो है इंडिया में, हम लोग बात करें कि इंडिया जो है वो सबसे पुराना सिविलाइजेशन कहलाता है। हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज़, नालंदा हो गया, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। उस समय से रूल्स बनते आए हैं कि कैसे एक राजा को अपनी जो प्रजा है उसको गवर्न करना चाहिए। उस समय राजशाही सिस्टम था, आज डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट है। तो सेम वो है कि गवर्नमेंट को किस तरह से करना चाहिए, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, पब्लिक पॉलिसी। इन दिस चैप्टर अब हम लोग बात करेंगे कि भैया गवर्नमेंट की वो कौन सी पॉलिसीज़ है जो बिजनेस ग्रोथ के लिए ली गई। तो हम लोग बात करें कि इंडिपेंडेंस के समय, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, ठीक है, देयर आर 3 काइंड ऑफ मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। 3 तरह की इकोनॉमीज मेजर थी। एक जो थी वो थी बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक जो थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी, और एक थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये आपको सबको पता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे बिजनेस जो है वो सारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, वही लोग गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे सारे बिजनेस के राइट्स जो हैं वो किसके हाथ में होते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय डिसाइड किया कि ना तो हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करनी है, ना सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करनी है, वी विल गो विद द मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोग जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब देयर इज़ ए रोल ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इज इट क्लियर? फिर इस चैप्टर में अपने लिए है कि भैया मिक्स्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट ने ले तो ली, बट 1981 में
जब इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 1991, 81 से शुरू हो गया था बट मेजर था 1991, उस समय गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की। हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने उस समय जो पॉलिसीज अडॉप्ट की, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, जिनके लिए शॉर्ट में अपन वर्ड यूज करते हैं क्या बेटा, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये याद है ना सबको। तो वो ही इस चैप्टर में अपने को बताया गया है कि लिबरलाइजेशन मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी ट्रेड बैरियर इन डोमेस्टिक बिजनेस। प्राइवेटाइजेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट राइट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा, कि इंडियन मार्केट को ओपन करना, किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर अपन यहाँ बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने दो तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। दो तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एक होता है FDI और एक होता है FII। समझ में आया। FDI क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FII क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। FII क्या होता है बेटा, लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। ऐसे इंस्टीट्यूट जो इंडिया के बाहर बने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिनके पास बहुत सारा पैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो किसी भी इकोनॉमी में उनके शेयर मार्केट यानी कैपिटल मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वो कहलाता है FII। और दूसरा होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि भैया कंपनीज को बढ़ावा दिया जाए कि वो डायरेक्टली यहाँ आकर कंपनी स्टार्ट करे, तो वो क्या कहलाता है, FDI। और कोई भी कंट्री ये चाहेगा कि उसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, FDI हो, क्योंकि FII शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है और FDI लॉन्ग टर्म के लिए। फिर अपन बात करेंगे कि जो FDI मिला है उसके दो रूट हैं, एक होता है बेटा ऑटोमेटिक रूट और एक होता है अप्रूवल रूट। दो रूट से फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, कुछ सेक्टर को गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक रूट में डाला है, मतलब वो सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज आती है उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अप्रूवल रूट या इसको गवर्नमेंट रूट भी बोला जाता है, इसके अंदर वो इंडस्ट्रीज आती है जिनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसके लिए अपन बात करेंगे कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो कौन सी है, FIBB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जिससे आपको क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। इज इट क्लियर। ये इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है कि भैया पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, तो जो गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए जो पॉलिसीज ली गई वो हमारे लिए कौन सी वाली है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब मैंने इस पूरे चैप्टर को समराइज किया है 46 पॉइंट्स में। अगर आप ये 46 पॉइंट पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली पूरा आपके लिए कवर है। चलो लेट्स गो ऑन द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट पॉइंट गिवन इज लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन फॉलोज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज। किसी भी देश की लीगल पॉलिसीज, लीगल प्रोसेसेस, टैक्स पॉलिसीज या बिजनेस रिस्ट्रिक्शन जो है वो किससे डिसाइड होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज से डिसाइड होगी। सेकंड कि भैया एक छोटा सा क्वेश्चन है क्या, कि टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में कार्स बना रही है, किसके कोलैबोरेशन के साथ, किर्लोस्कर मोटर्स के साथ, ठीक है। थर्ड वन इज व्हाट, एवरी नेशन डिफाइन इट्स मोड ऑफ गवर्नेंस थ्रू ए नंबर ऑफ पॉलिसीज, दिस पॉलिसीज आर डिस्क्राइब्ड एट पब्लिक पॉलिसीज। ये भी इसका एक मीनिंग है पब्लिक पॉलिसी का, क्या है देखो, एवरी नेशन डिफाइंस, हर नेशन ये डिफाइन करता है कि उसके यहाँ पे गवर्नेंस कैसे चलेगी, किन पॉलिसीज से चलेगी, तो वो नंबर ऑफ पॉलिसीज जो है उन्हीं को अपन क्या कहेंगे बेटा, पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन एक छोटा सा टॉपिक गिवन है, दैट इज रिलेटेड विद द वॉल्वो ग्रुप। वॉल्वो ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वॉल्वो, ठीक है, बसेस वगैरह आती है इनकी, ठीक है, लग्जरी गाड़ियां भी आजकल आती है। देखो क्या है, इफ वी गो थ्रू द HR चैलेंजेस ऑफ द हैवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर वॉल्वो, कि भैया HR वहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्यों हैं,
कि वॉल्वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ है, बहुत सारे देशों के कर्मचारी काम करते हैं, हर देश के वर्कर्स की सोच अलग अलग होती है, परसेप्शन अलग अलग होता है, बट इतने लोगों को साथ में वॉल्वो लेकर चल रही है तो उन्होंने कॉमन एक्सेप्टेबल रूल्स बनाए, सेट ऑफ रूल्स बनाए जो एम्प्लॉयज़ के लिए, वो कहलाता है वॉल्वो ग्रुप ऑफ कंडक्ट। देखो क्या कहना चाह रहा है, देखो, if we go through the HR challenges of heavy vehicle manufacturer Volvo, we see that there are approximately 95,000 employees. They framed the, ये ध्यान रखना, they framed the Volvo way and Volvo group of conduct which outlined the minimum expectation of all employees. उन्होंने employees के लिए जो guidelines बनाई है वो क्या कहलाता है बेटा, Volvo way। Volvo way क्या है, ग्रुप ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ वॉल्वो। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इन इंडिया लॉट ऑफ डिस्कोर्सेज, रिसर्चेज एंड एक्सपेरिमेंट ऑन पब्लिक पॉलिसीज यूज टू टेक प्लेस। ठीक है, बहुत सारे हुई है। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ जो सबसे पुरानी हैं वो इंडिया में वर्ल्ड वाइड, वो कौन सी है, तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा। ये याद रखना है आपको तीनों नाम। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा, देखो क्या इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सीरियल भी आता है टीवी पे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज ए ग्रेट एम्परर, और चंद्रगुप्त मौर्य से आपको याद आता है किसके बारे में, चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके राज्य में उसका गुरु था कौन, चाणक्य। उस चाणक्य ने रूल्स बनाए थे कि एक राजा को क्या करना और क्या नहीं करना है। वो चाणक्य ने जो रूल्स बनाए उसको अपनी बुक में लिखा था, उस बुक को उसने नाम दिया था अर्थशास्त्र। देखो 6 पॉइंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ एम्परर चाणक्य आउटलाइन द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, कि भैया राज्य को क्या करना चाहिए, राजा को कैसे राज करना चाहिए। He authored the book Arthashastra, a conceptual framework for statecraft and public policy. Is it clear? Now look at the 7th point. In all the forms of governance, ये क्वेश्चन क्या बनता है कि what are the various forms of governance? सरकार के तरीके क्या हो सकते हैं। तो it can be oligarchic, monarchy यानी राजशाही तंत्र वगैरह, aristocracy, ठीक है, trinary, democracy, पब्लिक पॉलिसीज़ वर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंट। किसी भी तरह का गवर्नेंस हो, चाहे राजशाही हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे किसी एक पार्टी का राज रहता हो, सब जगह क्या बनाई जाएगी, पब्लिक पॉलिसीज़। ठीक है। इंडिया अटेंडेड फ्रीडम इन 1947। ठीक है, 8 पॉइंट इतना खास नहीं है। 9 पॉइंट देखो, 9 पॉइंट से क्वेश्चन जो बनता है वो किससे बनता है, आप सुनते हो बहुत सी बार टीवी में आता है कि भैया ब्रिक्स नेशन की मीटिंग है। ये ब्रिक्स क्या है, तो इसमें यहाँ पे हम लोग बात करें तो 5 कंट्रीज़ हैं जो ब्रिक्स में शामिल है। 9 पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, इमर्जिंग इकोनॉमीज़, ये किसके लिए है ब्रिक्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप है। कौन कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स नेशन में कौन कौन से नेशन है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ठीक है। कॉमनली साउथ अफ्रीका हैव डिस्टिंक्ट पॉलिसीज़ ऑन गवर्नेंस। 10th पॉइंट, अपन ने बात किया था कि मेनली यहाँ पे 3 टर्म्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कौन सी टर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लुक एट 10th पॉइंट, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी सबको पता है क्या है, रेफर्स टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। बेसिकली बिजनेस को करना आसान बनाना, सरकार के जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है, अननेसेसरी कोटा सिस्टम है, परमिट सिस्टम है, उनको ख़त्म करना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या बनेगा, क्या बनेगा, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, रिमूविंग कोटाज, bars and economic restrictions are example of liberalization. Is it clear बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए आता है बेटा वो है प्राइवेटाइजेशन। अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को, देखो ना क्या दे रखा है, देखो, प्राइवेटाइजेशन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म मीन्स ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड। In some cases, ownership of all shares is transferred from government to single highest
बिडर। प्राइवेटाइजेशन क्या है? तो जब ट्रांसफ़र हो रहा है ऑनरशिप का। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू टेकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब है? जैसे लिबरलाइजेशन तो क्या था? अननेसेसरी ट्रेड बैरियर हटाना। कहाँ पे? डोमेस्टिक बिजनेस में। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस में आने वाले अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स को हटाना। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, इन एनी नेशन, यहाँ से क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बनता है इससे। इन एनी नेशन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्शन। किसी भी देश में पॉलिसी मेकिंग किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल एक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि सरकार ही पॉलिसीज बनाएगी किसी भी देश के लिए। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्शंस। एक पर्सन है गैब्रियल एलमंड, उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम एक सेट ऑफ इंटरेक्शन है किसके बीच में? हैविंग स्ट्रक्चर ईच ऑफ विच परफॉर्म इट्स फंक्शन इन ऑर्डर टू कीप इट गोइंग कंसर्न। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रूटीनली कन्वर्टेड इनपुट इनटू आउटपुट, और वो आउटपुट क्या है? तो आउटपुट आर पब्लिक पॉलिसीज। सॉरी, देखो दो क्वेश्चन बनते हैं 13 पॉइंट से। पहला, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, एल्बियल आलमंड था, उन्होंने कहा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें इनपुट है और आउटपुट है। तो इनपुट तो हो गया गवर्नमेंट वाले और ये सारी चीज़ें, और आउटपुट किस रूप में होता है? तो आउटपुट आर इन फॉर्म ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। नेक्स्ट देखो, अब बता रखा इनपुट क्या है। Almond classifies these input of political system into generic functional category like political socialization and recruitment sorry, interest aggregation, interest articulation and political communication. And output activities are those which are carried on by a political system in response to demand or stress placed upon system in form of input. आउटपुट जनरली टेक फॉर्म ऑफ, ये याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आउटपुट जनरली टेक द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन। तो आलमंड जो था, गैब्रियल आलमंड, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट किस रूप में होगा? तो आउटपुट कैन बी इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड डिसीजन, और गवर्नमेंटल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड डिसीजंस आर पब्लिक पॉलिसीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए। अब ये क्वेश्चन 15 वाले से बनते हैं बेटा, दो क्वेश्चन बनते हैं 15 पॉइंट से। क्या है? देखो, डेविड एस्टन, पहले तो नाम ध्यान रखना, डेविड एस्टन प्रोफाउंडेड अनदर मॉडल ऑन पॉलिटिक्स पॉलिसी रिलेशनशिप विच इज नॉन एज फीडबैक और ब्लैक बॉक्स मॉडल। दो क्वेश्चन क्या बनते हैं? हु प्रोफाउंडेड द फीडबैक और ब्लैक बॉक्स मॉडल? तो दैट इज डेविड एस्टन। और डेविड एस्टन ने जो पॉलिटिक पॉलिसी रिलेशन पे बनाया सिस्टम था, उसका क्या नाम था? फीडबैक या ब्लैक बॉक्स मॉडल। आगे देखो, इन अ कोर्स ऑफ टाइम द गवर्नमेंट ट्राई टू लुक फॉर सम एवेन्यू टू लुक फॉर ए फीडबैक प्रोसेस टूवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी। दिस प्रोसेस आर नॉन एज पॉलिसी रिफॉर्म। 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं बेटा। क्या है? पहला, डेविड एस्टन, नाम याद रखना है। डेविड एस्टन कौन था जिसने आपको कौन सा सिस्टम दिया था? ब्लैक बॉक्स सिस्टम या फीडबैक सिस्टम? ब्लैक बॉक्स या फीडबैक सिस्टम जो रिलेटेड है बेटा, ये रिलेटेड है किससे? रिफॉर्म से रिलेटेड। क्या चीज है ये? क्या कहना चाह रहा है? इन्होंने ये सिस्टम दिया था कि भैया गवर्नमेंट ने एक बार पॉलिसी बना तो दी, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि उस पॉलिसी में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें उसमें और ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट उसके लिए सुधार के लिए कदम उठाएगी। और सुधार के लिए जो कदम उठाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा? रिफॉर्म्स। तो फीडबैक सिस्टम क्यों कहा गया इसको? कि भैया पॉलिसी बना दी, फिर देखो पब्लिक क्या सोचती है, उनका क्या फीडबैक है, और उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करो? चेंजेस। और वो चेंजेस ही क्या हैं? रिफॉर्म्स है। देखो वापस लास्ट लाइन, दीज प्रोसेसेस आर नॉन एज पॉलिसी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक पॉलिसी इज गाइडेड। ये भी क्वेश्चन बनता है, स्कैनर में भी है, पीछे भी मिलेगा। क्या? पब्लिक पॉलिसी इज गाइडेड बाय सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो पब्लिक पॉलिसी, सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसमें वो किसका ध्यान रखती है? सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर। सोशल,
कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर। तो पब्लिक पॉलिसी किससे गाइड होगी? सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फैक्टर। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एक कि भैया ट्रेन में फीमेल के लिए एक कंपार्टमेंट रिजर्व कर दिया या बसेस में फीमेल के लिए एक सीट रिजर्व कर दी, तो वो पॉलिसी किससे रिलेटेड है बेटा? सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। देखो 17 पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ कीपिंग स्पेशल कंपार्टमेंट फॉर लेडीज इन ए ट्रेन इमेंस फ्रॉम सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ये नाम याद रखने हैं बेटा, डेविड एस्टन के किससे रिलेटेड है? ब्लैक बॉक्स सिस्टम से। थॉमस आर डे ने कहा पब्लिक पॉलिसी किससे रिलेटेड है? मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था कि भैया पब्लिक पॉलिसी इज वॉट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। और एक और पर्सन रिचर्ड रॉस, थॉमस डे ने तो क्या कहा था कि पब्लिक पॉलिसी किससे रिलेटेड है? वॉट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। रिचर्ड रॉस ने क्या कहा कि पब्लिक पॉलिसी इज नॉट ए डिसीजन, इट इज ए कोर्स और पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। रिचर्ड रॉस ने कहा कि पब्लिक पॉलिसी कोई एक डिसीजन नहीं है, बल्कि एक ये तरीका है, रास्ता है जिससे चलते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे। तो इट इज ए कोर्स ऑफ पैटर्न और एक्टिविटी। ठीक है, इन कॉल जे फ्रेडरिच ओपिनियन, पब्लिक पॉलिसी इज प्रपोज कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ ए पर्सन, ग्रुप या गवर्नमेंट विद इन एन एनवायरमेंट providing opportunity and obstacle which the policy was provoked to utilize and overcome in an effort, ये effort word है यहाँ पे बेटा, to reach a goal to realize an objective or purpose। ठीक है, तो कार्ल जे फ्रेडरिक ने क्या कहा था कि पब्लिक पॉलिसी क्या है? एक प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन है कि हमारे सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा ताकि अपन उस गोल या टारगेट को पूरा कर सकें। वो जो है वही क्या कहलाएगा बेटा? पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, ये 21 लिखा हुआ है, 20 पॉइंट है ये। नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन बनता है, तो नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है? तो पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी वो किसी ना किसी गोल के लिए बनाएगी, टारगेट को अचीव करने के लिए बनाएगी। ठीक है। सेकेंड, पब्लिक पॉलिसी रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट्स कलेक्टिव एक्शन। सरकार ने जो डिसीजन कलेक्टिवली लिया है उसी का आउटकम है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट द गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड टू डू और चूज टू डू। ठीक है, और ये पब्लिक पॉलिसीज किस फॉर्म में हो सकती है ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा। पब्लिक पॉलिसी कैन बी टेकन ए फॉर्म लाइक लॉ, ऑर्डिनेंसेस, कोर्ट डिसीजन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और डिसीजंस। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसीज किस रूप में हो सकती है? किसी भी लॉ के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में, कोर्ट डिसीजन के रूप में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या डिसीजंस के रूप में। ठीक है, अब देखो पब्लिक पॉलिसी इज पॉजिटिव इन द सेंस दैट it depicts the concern of the government and involves its action to a particular problem for which the policy is made। तो पब्लिक पॉलिसी का नेचर कौन सा है ये भी क्वेश्चन बन सकता है ट्रू फॉल्स में। तो पब्लिक पॉलिसी का नेचर क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा ना बेटा? पब्लिक पॉलिसी का नेचर क्या है? पॉजिटिव है। पब्लिक पॉलिसी किस रूप में हो सकती है? तो इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस, कोर्ट डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और डिसीजंस। ठीक है, और लास्ट क्या है? पब्लिक पॉलिसीज आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन नेचर। ठीक है, समझ में आया? अब देखो पॉइंट नंबर 22, इंडिया में कानून बनाने के लिए जो सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ से होकर गुजरता है, लोकसभा और राज्यसभा से। सरकार को कोई भी कानून बनाना है तो क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास एक प्रपोजल आता है, गवर्नमेंट उस प्रपोजल को स्टडी करती है, कोई भी कानून बनाती है, जो लीगल कमेटी है उसके पास जाता है, ड्राफ्ट होता है, एक बिल प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में, वहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर उसको एक्सेंट यानी सहमति दे दे तो वो बिल क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? एक्ट, कानून बन जाता है। देखो क्या है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, द लोकसभा, इसको क्या कहते हैं बेटा? हाउस ऑफ पीपल। वाई इट इज़ हाउस ऑफ पीपल? क्योंकि लोकसभा के जो भी मेंबर हैं वो पब्लिक इलेक्ट करके भेजती है, हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं। जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वाई? क्योंकि राज्यसभा में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो वोट देकर डिसाइड करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक डिसाइड नहीं कर रही है। पब्लिक किस में डिसाइड कर रही है बेटा? फॉर द लोकसभा। तो लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग
in relation to parliament may be defined as process by which legislative proposal brought before it and translated into law of land. अब देखना, इंडिया में लॉ मेकिंग को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. 22 पॉइंट. 3 फेजेस क्या हैं? प्री लेजिस्लेटिव फेज, सरकार के पास नियम के लिए आना कुछ. लेजिस्लेटिव फेज, लोकसभा राज्यसभा में जा रहा है. और पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज. और आफ्टर द प्रेसिडेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव एक्सेंट द बिल इज नोटिफाइड एज एन एक्ट. जब प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे दे तो बिल किसका रूप ले लेता है? एक्ट का रूप ले लेता है. इज इट क्लियर? तो पार्लियामेंट में कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ पीपल. और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इज इट क्लियर? और व्हेन प्रेसिडेंट गिव हिज एक्सेंट, क्या बन जाएगा? एक्ट, लॉ बन जाएगा. आगे देखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है. पब्लिक पॉलिसीज आर ऑफ 3 टाइप. पब्लिक पॉलिसीज जो है वो 3 तरह की हो सकती है. एक होती है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, एक होती है हमारे लिए बेटा रेगुलेटरी पॉलिसी, और एक जो होती है बेटा रेस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी और फैसिलिटी. ये क्या है? सरकार जो पॉलिसीज बनाती है वो 3 तरह की होती है. रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, क्या होती है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी? ऐसी पॉलिसी जो रिस्ट्रिक्शन लगा दे. ठीक है, क्या लगा दे? रिस्ट्रिक्शन लगा दे. सरकार ने कह दिया भैया ये काम नहीं करना है, तो वो किस नेचर का हो गया? रिस्ट्रिक्टिव नेचर का. ठीक है. सेबी गाइडलाइंस बनाती है ताकि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, वो किस तरह की हो गई? रेगुलेटरी. सरकार ने अभी क्या किया? एमएसएमई जो छोटे मोटे बिजनेस है उनको इजी लोन देने के लिए, ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाई, तो वो क्या हो गया? फैसिलिटेटिंग पॉलिसी, जो फैसिलिटेट कर रही है. देखो, पब्लिक पॉलिसीज आर ऑफ 3 टाइप. रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, इट कर्टेल ऑल बेनिफिट इन सम पर्टिकुलर एरिया, कुछ रोक लगा देती है. रेगुलेटरी पॉलिसीज रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बेटा. यहाँ फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज़ में रेगुलेट की जगह आपको क्या पढ़ना है? जो फैसिलिटेट कर रही है, किसको? बिजनेस को, वो क्या हो गई? फैसिलिटेटिंग पॉलिसीज़ हो गई. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में इंडिपेंडेंस कब बना? 1947 में. मगर 1951 तक भारत की हालत बहुत ख़राब थी. 47% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी. 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, जबकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50% था नेशनल इनकम में. लास्ट इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है. इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज एट वेरी लो विद ओनली 2% ऑफ वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री. तो 1951 में कितनी पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी? सिर्फ 2%. इंडियन इकोनॉमी सफरिंग विद, क्या कंडीशंस थी इंडियन इकोनॉमी की उस समय पे? लो एग्रीकल्चर आउटपुट, लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो फिगर ऑफ नेशनल इनकम, हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ये सिर्फ रटना पड़ेगा ना, सीधा सा बोलूँ तो ध्यान रखना है ये पॉइंट ना. अभी अपन ने पहले ही शुरू में बात किया था कि इंडिपेंडेंस के समय इंडिया के पास में 3 तरह के मॉडल थे. ठीक है, क्या था? एक था कैपिटलिस्ट मॉडल, यानी सारा कंट्रोल किसके हाथ में हो? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में. एक कम्युनिस्ट मॉडल, जिसको अपन सोशल मॉडल भी कहते हैं, जहाँ पे सारा सरकार के हाथ में था. ठीक है, मगर गवर्नमेंट ने कौन सा पाथ चूज़ किया? पॉइंट नंबर 27, इंडिया में कौन सा सिस्टम है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों को मिक्स करके बनाया गया. तो 27 पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड ए मिक्स्ड इकोनॉमिक पाथ, a mix of policies borrowed from both capitalist and communist economic policies. ठीक है. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए किसको बनाया गया? प्लानिंग कमीशन. बहुत समय तक ये चला प्लानिंग कमीशन. जो 5 ईयर प्लान्स वगैरह है वो कौन बनाता है? प्लानिंग कमीशन. बट जो मोदी गवर्नमेंट आई उसने इसको बदल कर इसका क्या नाम रख दिया? नीति आयोग. क्या रख दिया? नीति आयोग. देखो पॉइंट नंबर 28, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश टू मेक इकोनॉमिक प्लान्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. तो 5 ईयर प्लान्स इंडिया में पहले कौन बनाता था? प्लानिंग कमीशन. और अब कौन बनाता है? नीति आयोग. 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे. इकोनॉमिक पॉलिसीज प्लान्स कौन ड्रॉ करता है? प्लानिंग कमीशन करता था पहले, अब कौन करता है? नीति आयोग. और नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को. या प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? नीति आयोग के द्वारा. ठीक है. Since independence, public policy in India have been formulated with a view to achieve socio-economic development and maintenance of national integrity. ठीक है.
अब अपन ने बात किया था 1991 में गवर्नमेंट को लिबरलाइजेशन के लिए कदम उठाने पड़े, ठीक है, एलपीजी वाली पॉलिसी। तो वो लिबरलाइजेशन की ओर क्यों पढ़ना पड़ा, उसके 3 कारण हैं। पहला, द फॉल ऑफ वॉर्सो पैक्ट नेशंस। क्या था कि जो वॉर्सो पैक्ट नेशन है, ये क्या है, सोवियत यूनियन, रशिया जो है आज का बहुत बड़ा था, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े हो गए। पहले इंडिया को बहुत सपोर्ट मिलता था रशिया से, पर धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि वो खुद वीक हो गया। तो लिबरलाइजेशन का एक कारण क्या हो गया, द फॉल ऑफ वॉर्सो पैक्ट नेशंस लाइक सोवियत यूनियन। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। और थर्ड, प्रेशर ऑफ हैवी डेवलपमेंट लोन्स। सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स था, किसका, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB। ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। व्हाट इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना है यहाँ पे, ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर रिफॉर्म्ड, कब किया गया, 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाकर, ठीक है। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन। इन्वेस्ट द फॉरेन करेंसी इन इंडिया टू गेट बेटर रिटर्न। दे ऑल्सो एंजॉय द रेजिडेंशियल स्टेटस। बट द गवर्नमेंट, ये लोग करते तो हैं, बट गवर्नमेंट किसको सपोर्ट करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है FII और एक होता है FDI। ये जो भारत के नागरिक हैं, चाहे NRI हो चाहे OCI हो, वो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं इंडिया में, बट सरकार किसको प्रेफर करती है, FDI को प्रेफर करती है। देखो क्या है, बट द गवर्नमेंट एक्चुअली लुक फॉर द FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI is meant for setting up of industries. FDI not only bring foreign investment, but it also enhance employment opportunity. अब देखो, इंडिया में लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए। पॉइंट नंबर 33, A series of measures was taken for liberalization. पहला, automatic permission was granted for technology agreement. Second, permission was granted to NRI and OCI to invest up to 100% capital in high priority sector. ये ध्यान रखना कि NRI और OCI कितना तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100% तक। थर्ड, हाइक इन फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन, 51% तक बढ़ावा दिया गया। साइनिंग द कन्वेंशन ऑफ MIGA। MIGA क्या है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। थोड़ा बहुत याद हो तो BST में भी पढ़ा है ये टॉपिक, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है ना। कहाँ पढ़ा है कि भैया जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, IDIFC, उसके 4 पार्ट हैं। एक है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो ये आपको गारंटी देती है कि भैया अगर फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में पैसा लगाता है तो वो डूबेगा नहीं, ठीक है। और देयर इज़ ए ड्यूल रूट ऑफ अप्रूवल ऑफ FDI। कौन सा है ड्यूल रूट, याद है क्या, याद है ना, 2 बताए थे मैंने, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट इज़ ऑल्सो नॉन एज गवर्नमेंट रूट, और इसके लिए कौन यूज़ आता है, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, 2 एक्ट हैं, फेरा और फेमा। तो पहले क्या चलता था, फेरा चलता था, फुल फॉर्म याद रखनी है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। जो कम था उसको रिप्लेस कर कर क्या बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब बनाया गया, 1999 में, ठीक है। तो फेरा इज रिप्लेस विद द फेमा। फेरा और फेमा की याद रखनी है आपको फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अ पॉलिसी इमेंट फ्रॉम, ये ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बनेगा इस पॉइंट से ना, 35 से। अ पॉलिसी इमेंट फ्रॉम डिसीजन। पॉलिसी कैसे बनती है, कोई भी डिसीजन लिया उससे क्या बनेगी, पॉलिसी। और डिसीजन किससे रिलेटेड होता है, तो डिसीजन आप हमेशा ध्यान में रख के लेते हो, किसको, गोल को। देखो क्या कह रखा है, अ पॉलिसी इमेंट्स फ्रॉम डिसीजन एंड डिसीजन इन टेकन इज लाइन विद द गोल एंड डिसीजन इज द एक्ट ऑफ मेकिंग ए चॉइस। फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आएगा, डैश इज द एक्ट ऑफ मेकिंग ए चॉइस। तो डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग ए चॉइस। डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग ए चॉइस। In India, the policies are concerned with general welfare and development, क्योंकि इंडिया को क्या कहा जाता है, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ क्या होती है, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ होती है। देखो क्या कह रहा है 37, रेगुलेटरी पॉलिसीज़ आर कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ नेशन एंड फॉरेन ट्रेड बिजनेस वगैरह, ठीक है। डिस्प्यूटिव पॉलिसी, ये नया है यहाँ पे, आगे नहीं था।
सम पॉलिसीज़ और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, सरकार द्वारा जो वितरण के लिए, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 80 करोड़ इंडियंस जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, सरकार उनको फ्री में चावल देगी, दालें देगी, तो वो किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी से। सम पॉलिसीज़ आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ विच आर मेंट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। इट कैन बी इन एरिया ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉलिसी, वही BPL वगैरह हो गया, चाहे पब्लिक वेलफेयर होगा या जस्टिस फॉर वुमेन हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, टू रेज रेवेन्यू टू ईज द फिस्कल क्रंच। ये क्वेश्चन बनेगा। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो अपन आगे पढ़ चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन सरकार क्यों करती है? तो 2 कारण से। पहला, सरकार को पैसा मिलेगा। दूसरा, देखो क्या है, पहला टू रेज रेवेन्यू टू ईज द फिस्कल क्रंच, सरकार के पैसे की कमी को दूर करना। दूसरा, टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ डिवेस्टेड एंटरप्राइजेस। जो सरकार ने दिया है, जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको रिवाइव किया जा सके। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन हेल्प इन बिग वे टू एनहेंस मार्केट पोटेंसी बाय एनहेंसिंग एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटेंसी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, अब याद रखना 41 कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड। प्राइवेटाइजेशन 4 तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है डेलीगेशन, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, हो सकता है डिवेस्टमेंट, हो सकता है, ठीक है, और डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है। देखो क्या है, पहला डेलीगेशन, गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैंड फुली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डेलीगेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर प्राइवेट एंटरप्राइजेज क्या हैंडल कर रही है? डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और डेलीगेशन किस तरीके से दिया जा सकता है? क्वेश्चन बनता है, डेलीगेशन में हैपन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, फ्रेंचाइजिंग और ग्रांट्स। ठीक है, डेलीगेशन क्या है कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रख रही है और गुड्स की डिलीवरी जो है, प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है, वो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। डेलीगेशन किस रूप में हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फ्रेंचाइजी हो सकता है, ग्रांट हो सकता है। सेकेंड है डिवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ, डिवेस्टमेंट है, समझना। गवर्नमेंट सरेंडर पार्शियल ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल द मेजोरिटी स्टैक टू द वन और मोर प्राइवेट एंटिटीज। ठीक है, वहाँ पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रही थी डेलीगेशन में, यहाँ पे दोनों ही दे रही है। 3, डिस्प्लेसमेंट, द प्राइवेट एंटरप्राइजेज एक्सपांड एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेस द गवर्नमेंट एंटिटी। कि इतना बढ़ावा दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को कि धीरे धीरे प्राइवेट एंटरप्राइजेज सरकारी एंटरप्राइजेज को बिल्कुल ही ख़त्म करते हैं। जैसे किस में हुआ था? BSNL वाले केस में। अब तो फिर भी ठीक है, बट रिलायंस ने एक समय उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपने हिस्से को बेचे मार्केट में जाके। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान रखना, फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है, पीछे भी, स्कैनर में भी है। फॉरेन कैपिटल इज सीन एज एन हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ। तो व्हाट इज सीन एज एन हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ? फॉरेन कैपिटल। इन सेंस इट इज़ लाइक फिलिंग द गैप बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सरकार ने जो गैप है, पैसा जनता ने बचाया, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, उन दोनों के बीच के गैप को कौन पूरा करेगा? फॉरेन कैपिटल। तो व्हाट इज़ एन हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ? फॉरेन कैपिटल। FDI क्या है? बताया मैंने आपको, फ्लो ऑफ कैपिटल इन द एंटरप्राइजेस। सरकार यहाँ जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो यहाँ आकर इंडस्ट्रीज डाल रही है, तो FDI का फॉर्म हो गया। FDI इज़ प्रोहिबिटेड, 2 रूट से मिलता है, ऑटोमेटिक और अप्रूवल। किस सेक्टर में FDI बिल्कुल अलाउड नहीं है? ऑटोमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी। एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, बट यहाँ समझना एक्सक्लूडिंग इनमें अलाउड है। किसमें? फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पेसिकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, इनमें अलाउड है। और कहाँ पे अलाउड है बेटा? प्लांटेशन एक्टिविटीज़, मगर किसको छोड़कर? टी प्लांटेशन को छोड़कर। ये क्वेश्चन मिलेगा बेटा कि कहाँ पे अलाउड नहीं है, तो एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, ठीक है, मगर प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में नहीं है, मगर किसको छोड़कर? टी प्लांटेशन को छोड़कर। ये नाम ध्यान रखना है, किसको छोड़कर? एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं है, मगर किसको छोड़कर? फ्लोरिकल्चर को छोड़कर, हॉर्टिकल्चर को छोड़कर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, इस तरीके से याद रखना है। हाउसिंग और रियल एस्टेट में भी अलाउड नहीं है, किसके अलावा? डेवलपमेंट ऑफ टाउन सीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल वगैरह। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, ठीक है, इनमें भी FDI अलाउड नहीं है। ठीक है, इंडिया में जनरली FDI कहाँ से आता है? तो मेनली FDI आता है US, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान और USA से। FII क्या है?
FIR रजिस्टर्ड अब्रॉड विद ए व्यू टू इन्वेस्टिंग इन अदर नेशन। किसके थ्रू? इक्विटी मार्केट के थ्रू, हैज फंड के थ्रू, पेंशन फंड के थ्रू और म्यूचुअल फंड के थ्रू। इज इट क्लियर? दिस इज योर चैप्टर नंबर, अपन बात कर रहे थे 4th की, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर गिवन है, अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी है तो प्लीज़ शेयर, आई ट्राई टू रिजॉल्व इट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए उसकी पूरी कोशिश रहेगी। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीबडी।